हाय एवरीवन, दिस इज सोना शर्मा, योर रीजनिंग मेंटर। आज हम करेंगे SBI PO प्री 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर ऑफ रीजनिंग। सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सेशन आने वाले सभी प्री एग्जाम्स के लिए, आइदर इट इज योर IBPS क्लर्क प्री और IBPS PO प्री एंड स्पेशली SBI PO प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन बायलिंगुअल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। In the word citizens, how many pairs of the letters have the same number of letters between them in the word as in the English alphabetical series? So, आप पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। Okay. ओके, अब मैं बताती हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रेंडिंग है। ये सभी प्री में आता ही आता है, 1 मार्क्स का, ज़्यादातर सभी प्री में आता है। ठीक है। सो दे आर सेइंग कि ये जो वर्ड है ना सिटीजन्स, इसमें ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं जो एग्जैक्टली इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, मतलब कि आपके ABCD में बनते हैं। मतलब कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको कोई वर्ड दिया है CFA। ओके, सो अब वो इसमें पूछेंगे, बताइए कितने पेयर ऑफ लेटर्स बन रहे हैं सेम उसी तरह जितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में बनते हैं। तो आप देखेंगे कि ABCDE ऐसी कोई आपकी सीरीज होती है ना। अब A और C के बीच में आपको बस एक लेटर दिख रहा है। ठीक है। और यहां पे देखिए, इनने जो हमें वर्ड दिया है, ये है C, ये है A। यहां पे भी A और C के बीच में एक ही लेटर है, तो ये जो AC है ना, ये एक पेयर बन जाएगा। सो इसे हम एक पेयर के टाइप में काउंट करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यूज करनी होगी एक ट्रिक। सबसे पहले जैसे ही आपको ये वर्ड दिखे, आप प्लेस वैल्यू लिख दीजिए रिस्पेक्टिव अल्फाबेट्स की। ठीक, जैसे कि C की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, I की 9, ऐसे ही हम लिख लेते हैं। C3, I की 9, T की 20, I की 9, फिर Z की 26, E की 5, N की 14 एंड S की 19। अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के आगे काउंट करना, जैसे 1 2 3 होता है, फिर 4 5 6 ऐसे होता है ना, ऐसे ही आगे काउंट करेंगे और इस साइड चलेंगे। काउंट करते करते अगर हम जो भी नंबर हम काउंट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो ही हमें सिमिलर नंबर दिख जाए इस सीरीज में, तो समझ लीजिए वहां पे आपकी पेयर बन गई। देखिए कैसे, 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी सिमिलर नंबर नहीं मिला, सब अलग है, तो यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन पा रही है। अब इससे तो हमारी कोई पेयर नहीं बनी। चलिए 9 से स्टार्ट करते हैं। अब 9 के आपको राइट में भी जाना होगा और लेफ्ट में भी। 9 के जब मैं राइट में जाऊंगी, 9 के आगे ही चलना है, मतलब कि 9 के बाद 10 11, उसके ऊपर नहीं जाना। ठीक, सो 9 10 11 12 13 14। हाँ, ये 14 देखिए, हमने 14 काउंट किया और यहाँ पे 14 ही एग्जैक्टली लिखा हुआ है। इट मीन्स 9 से 14 के बीच में एक पेयर बन गई। ठीक है। 14 के बाद आता है 15, नहीं बन रही, तो 1 पेयर तो हमें मिल गई। अब आ जाइए, 9 के इस साइड बन रहा है कुछ, 9 10 नहीं। ठीक है, 20 से बनाते हैं। 20 के आगे चलिए, पहले राइट में चलते हैं। 21 22 23 24 25 नहीं बन रही। अब लेफ्ट में देखते हैं, 21 22 नहीं बन रही, इससे नहीं बन रही। 9 से करते हैं। 9 राइट में चलिए, 10 11 12 13 नहीं बन रही। लेफ्ट में चलिए, 10
11 12 नहीं बन रही। 26 से देखिए, आगे देखिए राइट में और लेफ्ट में कोई भी नहीं बन रही है। सिमिलरली 5 से देखिए, 5 6 7 राइट में कोई पेयर नहीं बन रहा। लेफ्ट में जाके देखिए 6 7 8 9, हाँ यहाँ पे देखिए एक और पेयर बन चुकी है। 5 से जब मैं लेफ्ट में चल रही हूं तो 5 6 7 8 एंड दिस 9, अगेन यहाँ पे एक और पेयर बन गई। ठीक है, अब 14 से देखिए, 14 के राइट में जाइए, 15 नहीं बन रहा। लेफ्ट में जाइए, 15 16 17 18 19 एंड 20, कोई नहीं बन रही। 19 से देखिए, 19 के आगे चलेंगे, 20 21 22 23 24 नहीं बन रही। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ओनली ये एक और ये सेकेंड, दो पेयर बन रही है, सो आंसर विल बी बी। आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये ही मेथड बहुत जल्दी आप करने लगेंगे। ओके, इसमें हम काफी चीजें डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। How many such numerals are there in the number 4 5 7 8 9 1 2 5 6 which will remain at the same position when arranged in descending order from left to right? करिए। ओके, तो अब मैं बताती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं इस नंबर में, मतलब ऐसे कितने डिजिट्स हैं इस नंबर में जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे जब हम इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, वो भी लेफ्ट से राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये नंबर ही लिख लेती हूँ, 4 5 7 8 9 1 2 8 9 1 2 5 6। अब इसी नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 9, तो 9 लिख दीजिए सबसे आगे, लेफ्ट टू राइट जाना है ना, 9 लिख दिया, ये हो गया। इसके बाद इससे छोटा 8 आ गया, ये भी लिख दिया। फिर 7 है, 7 लिख देंगे। फिर 7 से छोटा 6 लिख देंगे। फिर 6 से छोटा 5, और 5 देखिए यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखा जाएगा, 5 एंड 5, सो हमने ये दोनों ही लिख दिए। अब आगे 4 है, 4 राइट कर देंगे। उसके बाद 2 है और फिर 1, 2 और 1। अब देखिए कौन से ऐसे नंबर्स हैं, कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जिन्होंने अपनी प्लेस चेंज नहीं की है, वो सेम है। तो देखिए यहाँ पे तो नहीं है, देखिए एक तो ये है 7 अगेन उसी प्लेस पे आ गया है, एंड और कोई भी नंबर नहीं है जो सेम पोजीशन पे हो। ठीक है, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी 1। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट कोडिंग डिकोडिंग। आपको एक कोडिंग दे रखी है और आपको इसमें व्हाट इज द कोड ऑफ अपोजिट एज पर द गिवन कोड लैंग्वेज बताना है। चलिए करिए। ये 4 क्वेश्चन सभी कर लीजिए, फिर मैं एक साथ ही बताऊंगी। ओके,
ओके तो अब मैं बताती हूँ, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज पॉज करके पहले आप खुद से करना, उसके बाद ही इसका अप्रोच देखना। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास ये चाइनीज कोडिंग आती है ना, इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द कोड ऑफ अपोजिट, अपोजिट का कोड क्या है। अब इस अपोजिट को जल्दी से जाके सर्च कीजिए, ऊपर जाके ढूंढिए कहाँ है अपोजिट, अपोजिट यहाँ है, और कहाँ है अपोजिट, यहाँ है। मतलब अपोजिट बस लास्ट के ये 2 सेंटेंसेस में ही है। इट मीन्स अपोजिट का कोड भी लास्ट के ही 2 सेंटेंसेस में होगा और वो सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे SW नीचे वाले में नहीं है, DS नीचे नहीं है, AP हाँ AP यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आगे देखिए KL नहीं है, मतलब अपोजिट का कोड फॉर श्योर क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोड ऑफ केस एज पर द गिवन कोड लैंग्वेज। केस का कोड, तो क्या करेंगे, जल्दी से देखेंगे केस कहाँ है। तो केस है ये थर्ड सेंटेंस में गिवन, एंड ये बस थर्ड सेंटेंस में ही अवेलेबल है और कहीं भी नहीं दिख रहा ना केस। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप केस को एक बार के लिए छोड़ के सेम का फाइंड करेंगे, फिर जस्ट का फाइंड करेंगे, ऑपोजिट का तो आपको पता चल ही गया है, और फिर जो बचा होगा वो केस का बोल देंगे ये केस का है। नहीं, इतना बड़ा नहीं करना है। हमें पता चल गया है कि केस और किसी भी सेंटेंस में नहीं है। इट मीन्स केस का जो भी कोड होगा वो कहीं और अवेलेबल नहीं होगा। तो एक ऐसा कोड ढूंढिए इसमें जो कहीं और ना हो। जैसे कि SW है, SW देखिए ऊपर यहाँ पे भी है, तो SW तो केस का हो नहीं सकता। DS कहीं है, और हाँ देखिए फर्स्ट वाले कोड में है ये DS, तो DS भी नहीं हो सकता केस का कोड। AP तो ऑलरेडी कोड है अपोजिट का। KL देखिए बचा KL ही, तो KL केस का कोड हो जाएगा। अब KL देखिए कहीं भी नहीं होगा, सो KL विल बी द कोड ऑफ केस। तो आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि वो कहीं और नहीं है। अगर केस कहीं और नहीं है, इट मीन्स उसका कोड भी कहीं और नहीं होगा। तो यहाँ पे KL हो जाएगा इसका कोड, ऑप्शन C। व्हाट इज द कोड ऑफ सेम एज पर द गिवन कोड लैंग्वेज। सेम का कोड क्या है। सो सेम कहाँ है, सेम हमें दिखेगा एक तो सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पे है सेम, और थर्ड सेंटेंस में यहाँ पे है सेम। तो सेम का कोड भी ये सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में अवेलेबल होगा, बस यहाँ ही होगा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो GI नहीं, GI थर्ड में नहीं है। SW हाँ, तो SW सेम का कोड हो सकता है। ठीक है, AS नहीं है थर्ड में। XZ भी नहीं है। इट मीन्स सेम का कोड हो जाएगा SW। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन B। What is the code of equal work as per the given code language? So equal देखिए, equal हमें दिख रहा है एक तो सेकेंड सेंटेंस में ये, एंड फोर्थ सेंटेंस में ये। सो इक्वल का कोड भी सेकेंड और फोर्थ सेंटेंस में ही अवेलेबल होगा और कहीं नहीं होगा। तो देखिए कौन सा सेम है, GI नहीं, GI यहाँ पे फोर्थ में नहीं है। AS है यहाँ पे अवेलेबल, AS यहाँ पे भी है और ये फोर्थ में भी है AS। इट मीन्स इक्वल का कोड हो जाएगा AS। वर्क कहाँ है, एक तो फर्स्ट सेंटेंस में दिस इज वर्क, और एक सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पे भी है वर्क, और कहीं है और कहीं नहीं है। इट मीन्स वर्क का जो कोड होगा वो फर्स्ट और सेकेंड में सेम होगा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, DS सेकेंड में नहीं है तो DS नहीं हो सकता। GI सेकेंड सेंटेंस में गिवन है, इट मीन्स GI हो सकता है। आगे देखिए NJ नहीं है, HQ नहीं है, हाँ तो GI कंफर्म है वर्क का कोड। तो FGI ऑप्शन C इज अवर आंसर। ओके, क्वेश्चन 7th सिलोगिज्म है, आप पहले खुद ट्राई कीजिए, न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, फिर मैं बताऊंगी। So, our statement is only a few red are pink. So, कुछ टाइम के लिए इस only को भूल जाइए,
अ फ्यू, द फ्यू या फ्यू हो, इट मीन्स सम होता है इन सब का मतलब ये क्या कह रहा है, सम रेड आर पिंक व्हेन बना लेते हैं, ये रेड है, रेड का कुछ पार्ट पिंक में है, सम रेड आर पिंक, यही बोल रहा है ये। अब यहाँ पे ओनली था, मतलब केवल कुछ रेड पिंक हैं, तो जब केवल कुछ रेड पिंक है इसका मतलब रेड का कुछ हिस्सा ऐसा जरूर होगा जो कभी भी पिंक में नहीं जाएगा, तो उसे हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड पढ़िए, ओनली अ फ्यू पिंक आर मग, सिमिलरली यही करेंगे, कुछ पिंक मग हैं, तो पहले तो कुछ पिंक मग बना लीजिए। नाउ इन्होंने क्या कहा था, केवल कुछ ही पिंक मग है, मतलब कि कुछ पिंक ऐसे जरूर हैं जो कभी भी मग में नहीं आएंगे, तो वो भी बना लेते हैं, पिंक का कुछ पार्ट ऐसा है जो कभी भी मग में नहीं आएगा। नो मग्स आर ग्लासेस, कोई भी मग ग्लास नहीं है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ग्लास लिखा यहां और बोल दिया नो मग इज ग्लास। ओके, कंक्लूजन्स पे आइए। सम रेड आर नॉट पिंक, कुछ रेड पिंक नहीं है, तो ये डेफिनाइट केस में बोल रहे हैं, ठीक है। डेफिनाइट केस में क्या बातें हमें फॉलो करनी होती है, कोई भी कंक्लूजन कब सही जाता है, जब हमें उस कंक्लूजन पे पूरा भरोसा होता है, व्हेन वी आर 100% श्योर अबाउट दैट। ओके, तो आइए यहाँ पे ये बोल रही है सम रेड आर नॉट पिंक, कुछ रेड पिंक नहीं है। अब हम बोलेंगे हमें स्टेटमेंट के थ्रू बस इतना पता है कि ये जो रेड है ना, इसका कुछ पार्ट फॉर श्योर पक्की बात है कि पिंक में होगा, जो कि ये है, ठीक है। लेकिन रेड का कुछ पार्ट क्या ऐसा भी है जो पिंक में नहीं है, तो हाँ देखिए स्टेटमेंट ने हमें एक और बात बताई है कि रेड का ये वाला पार्ट भी कभी भी पिंक में नहीं जाएगा, तो हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकते हैं यस, सम रेड आर नॉट पिंक, रेड का कुछ पार्ट ऐसा जरूर है जो कभी भी पिंक में नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल राइट। सेकंड देखिए, सम पिंक आर ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी। अब पिंक कहाँ है, पिंक है आपका ये वाला सर्कल और ग्लास है ये वाला सर्कल, वैसे तो दोनों अलग अलग बैठे हैं, कोई रिलेशन नहीं है इनमें, ठीक है। हाँ बस एक रिलेशन है कि पिंक का ये जो पार्ट है ना वो कभी भी ग्लास में नहीं जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पॉसिबिलिटी संभावना पूछी है, इन्होंने बोला है कुछ पिंक ग्लास हैं, ऐसी एक संभावना है। तो कोई भी संभावना सही कब होती है स्टूडेंट्स, जब आपको खुद उन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं पता होता। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे पिंक का ये वाला पिंक कभी भी ग्लास में नहीं जाएगा, ये रिलेशन हमें पता है, लेकिन पिंक का जो ये पार्ट है ना स्टूडेंट्स, इसके साथ ये ग्लास क्या रिलेशन बनाता है हमें नहीं पता। तो हो सकता है ये वाला जो हिस्सा है पिंक का, इसमें से कुछ पार्ट ग्लास में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ये यहाँ बैठा है और ये यहाँ बैठा है, जब हमें नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसके ऊपर कोई भी पॉसिबिलिटी लोगे वो हमेशा सही ही होगी। सो ये बोल रही हैं ये वाला कुछ पिंक का पार्ट ग्लास में हो सकता है, ऐसी संभावना है, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। सो बोथ आर राइट, ऑप्शन ई इज अवर आंसर। क्वेश्चन 8 कीजिए। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम टाइम में बहुत फास्ट करने हैं। ओके, सो ओनली अ फ्यू सी आर विश, सो अ फ्यू सी आर विश मतलब कुछ सी विश हैं, सम सी आर विश कैसे बनाएंगे, सम सी विश है। अब ओनली अ फ्यू सी आर विश मतलब केवल कुछ ही सी विश है, सो सी का ऐसा पार्ट होगा जो कभी भी विश में नहीं जाएगा। सम विश आर सोलो, कुछ विश सोलो है, सोलो। ऑल सोलो आर सॉन्ग, ये सभी सोलो सॉन्ग के अंदर आएंगे। ओके, कंक्लूजन, सम सी आर सॉन्ग, तो स्टूडेंट्स सी यहां पे है, ये है आपका सी का सर्कल, एंड सॉन्ग का सर्कल आपका ये है, ये पूरा। ओके,
ये कह रहे हैं कुछ सी सॉन्ग है, क्या आपको ऐसा दिख रहा है सी का सर्कल सॉन्ग के अंदर? ऐसे नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा ना। सी का सर्कल इधर है और सॉन्ग का सर्कल इधर है, ये वाला, और इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं, हमें नहीं पता। तो डेफिनेट केस में ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत। सेकेंड कंक्लूजन इज नो सी इज सॉन्ग, कोई भी सी सॉन्ग नहीं है। तो सी का सर्कल ये है, सॉन्ग इधर बैठा है, दोनों ही अलग अलग बैठे हैं इतनी दूर पे, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हम बोलेंगे नहीं, हमें नहीं पता, ये भी हो जाएगा गलत। सो बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। बट अब एक और बात हम देखेंगे, जैसे ही ये दोनों रॉन्ग हो गए और हमने देखा अरे इनके एलिमेंट्स तो सेम है, इनके तत्व सेम है, सी यहाँ पे भी है और सी दूसरे कंक्लूजन में भी है, सॉन्ग यहाँ फर्स्ट में भी है और सॉन्ग सेकंड में भी है, इट मीन्स एलिमेंट्स दोनों ही कंक्लूजन के सेम है। तो हमें याद आएगी आइदर और वाला ऑप्शन कब होता है, जब बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग इंडिविजुअली, दोनों ही जब कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं, जो कि हो चुके हैं। सेकेंड चीज होती है एलिमेंट्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन्स शुड बी सेम, दोनों के ही एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखिए सी सी सॉन्ग सॉन्ग दोनों में सेम है। थर्ड होती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बननी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा ना आपका, उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होती है, सम प्लस नो, एक होती है सम प्लस सम नॉट और लास्ट होती है ऑल प्लस सम नॉट। सो यहाँ पे सम प्लस नो की बन रही है, देखिए यहाँ पे ये सम है और सेकेंड वाले में नो है, इट मीन्स ये होगा ऑप्शन 3, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। ओके नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपका ना कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन भी बता सकती हूँ, बट अगर आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है सो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। ओके ओके ये कीजिए। सो अवर स्टेटमेंट इज ऑल स्टूडेंट्स आर यूनियन, सभी स्टूडेंट यूनियन है, सभी स्टूडेंट यूनियन के अंदर आ जाएंगे। ऑल AR भी ऐसे ही बनाते हैं। ओनली फ्यू यूनियन इज क्लास, केवल कुछ ही यूनियन क्लास है। सो कुछ यूनियन क्लास है, पहले ये बना लेते हैं, यूनियन का कुछ पार्ट क्लास में है। अब उसमें भी केवल कुछ ही यूनियन क्लास है, मतलब कि यूनियन का कुछ ऐसा पार्ट जरूर होगा जो कभी भी इस क्लास में नहीं जाएगा। ओनली सम क्लास इज लार्ज, केवल कुछ ही क्लास लार्ज है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे कि कुछ क्लास लार्ज है, क्लास का कुछ हिस्सा लार्ज में है। अब क्योंकि इन्होंने बोला था ओनली सम क्लास आर लार्ज, मतलब केवल कुछ ही क्लास लार्ज हैं, तो क्लास का कुछ हिस्सा ऐसा जरूर होगा जो कभी भी लार्ज में नहीं आएगा। सो फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल यूनियंस कैन बी क्लास। जैसे ही कैन बी दिखेगा इट मीन्स ये शो कर रहा है पॉसिबिलिटी। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कैन बी पॉसिबिलिटी शो करेगा, बट कैन नेवर बी अगर आपको मिलता है तो वो डेफिनाइट केस होगा। ओके सो ऑल यूनियन कैन बी क्लास, सभी यूनियन क्लास हो सकते हैं। अब देखिए इधर कुछ यूनियन क्लास है, ये तो हमें दिख रहा है यूनियन का ये पार्ट क्लास में है, ठीक है, बट ये सभी, ये पूरा ये जो सर्कल है ना यूनियन का, ये क्या कभी भी ये पूरा का पूरा इस क्लास के अंदर आके बैठ सकता है? तो जैसे ही हम इसे अंदर बिठाएंगे ना इसके, वैसे ही हमें ये चीज दिखेगी कि स्टेटमेंट ने कहा था कि कुछ पार्ट यूनियन का कभी भी इस क्लास में नहीं आ सकता। सो ये वाली पॉसिबिलिटी कभी भी सही नहीं होगी, ये सभी पार्ट यूनियन का कभी भी क्लास में नहीं आएगा, बिकॉज ये जो पार्ट है ना यूनियन का ये हमेशा अपोज करेगा, ये वाला पार्ट यूनियन का कभी भी क्लास में नहीं जाएगा, इसलिए ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी बिल्कुल गलत। सेकेंड, सम स्टूडेंट्स इज नॉट लार्ज, तो स्टूडेंट कहाँ है, ये सर्कल है, लार्ज का ये वाला सर्कल है, दोनों ही अलग बैठे हैं, दोनों में ही कोई भी रिलेशन नहीं है डायरेक्ट,
तो डेफिनाइट केस में हमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, ना सम का ना नो का कोई रिलेशन नहीं पता। तो डेफिनाइट केस में हम ये कंक्लूजन कैसे सही कर दें, ये भी हो जाएगा गलत, हमें पता ही नहीं है। सो आपका इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट करते हैं, ये करिए। ओके, सो ओनली अ फ्यू मार्जिन इज लाइन, केवल कुछ ही मार्जिन लाइन है। तो सबसे पहले तो कुछ मार्जिन कुछ मार्जिन लाइन है। ओनली यूज किया है, इट मीन्स केवल कुछ, मतलब कि कुछ मार्जिन ऐसे जरूर होंगे जो कभी भी लाइन में नहीं आएंगे। ओनली अ फ्यू लाइन इज स्ट्रेट। सबसे पहले तो ओनली को एक बार के लिए इग्नोर कीजिए। अ फ्यू लाइन इज स्ट्रेट मतलब सम, तो सम लाइन इज स्ट्रेट, कुछ लाइन स्ट्रेट में आ जाएगा, जैसे हमने अभी पहले किया था सिमिलरली वैसे ही कर रहे हैं। अब क्योंकि इसमें भी ओनली लिखा है, इट मीन्स केवल कुछ लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब लाइन का कुछ पार्ट ऐसा जरूर होगा जो कभी भी स्ट्रेट में नहीं आएगा। सम स्ट्रेट इज कॉलम, कुछ स्ट्रेट कॉलम में है। ओके, नाउ कंक्लूजन, ऑल कॉलम कैन बी लाइन। कैन बी मतलब कि सभी कॉलम लाइन हो सकते हैं, कैन बी शो कर रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी। ये क्या बोल रही हैं, ये सभी कॉलम, अच्छा कॉलम, ये सभी कॉलम, ये जो कॉलम का ये है सर्कल और लाइन का सर्कल है ये वाला, लाइन इधर बैठा है कॉलम इधर बैठा है, लाइन और कॉलम में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना ही सम का ना ही नो का, ठीक है, ना ही ऑल का, कोई रिलेशन नहीं है। तो जब दो लोगों में कोई रिलेशन नहीं होता तो उनके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी ले लो वो हमेशा सही जाती है। जैसे कि अगर ये ए है एंड दिस इज योर बी, ये दोनों अलग अलग बैठे हैं, तो इसमें अगर मैं पॉसिबिलिटी ले लेती हूँ सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए कैन बी बी, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। अगर मैं ऐसे बोलूंगी सभी ए बी नहीं हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ ये भी बिल्कुल सही है। चाहे इसमें वो सम की पॉसिबिलिटी बोले, चाहे नो की पॉसिबिलिटी बोले या फिर ऑल की पॉसिबिलिटी बोले, वो सभी पॉसिबिलिटीज सही होंगी, बिकॉज हमें खुद ए और बी के रिलेशन के बारे में नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉलम यहाँ बैठा है, लाइन इधर बैठा है, ये बोल रहे हैं सभी कॉलम लाइन में आ सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल आ सकता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी पॉसिबिलिटी। सम मार्जिन्स आर नॉट लाइन, कुछ मार्जिन लाइन नहीं है। अच्छा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये मार्जिन वाला सर्कल है, ये पूरा हमें पता है, स्टेटमेंट से पता चल गया था कि मार्जिन का कुछ पार्ट कभी भी लाइन में नहीं आएगा, मतलब मार्जिन का ये वाला पार्ट आपको कभी भी लाइन में नहीं दिखेगा। तो ये यही तो बोल रहा है कुछ मार्जिन कभी लाइन नहीं है, कुछ मार्जिन लाइन नहीं है, तो हम ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सो बोथ करेक्ट, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर राइट। आगे चलते हैं, चलिए इसे कीजिए। ओके, सम इंडिया आर वर्ड, कुछ इंडिया वर्ड है, ठीक है, इंडिया का कुछ पार्ट वर्ड में आ गया। ओनली अ फ्यू मिस आर वर्ड, ओनली को भूल जाइए, अ फ्यू मतलब सम, मतलब कि सम मिस आर वर्ड कैसे बनाएंगे, वर्ड का कुछ हिस्सा मिस में आ जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा था, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ही मिस वर्ड हैं, तो केवल कुछ मतलब कि मिस का कुछ पार्ट ऐसा जरूर होगा जो कभी भी वर्ड में नहीं जाएगा। ओके, नो इंडिया इज मिस। अब ये क्या कह रही हैं, इंडिया का ये जो पूरा इंडिया है ना, ये पूरा कभी भी मिस नहीं होगा, मतलब कि इसका कोई भी पार्ट, कोई भी इंडिया मिस नहीं होगा। तो कैसे शो करेंगे, या तो आप यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही बना देती हूँ,
इंडिया और मिस में नो का रिलेशन है। अब बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स इसके कंक्लूजन। ऑल मिस आर इंडिया, तो देखिए मिस का सर्कल ये है और इंडिया का सर्कल ये है। इनमें ऑलरेडी क्या बता रखा है कि नो इंडिया इज मिस, कोई भी इंडिया मिस नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है, सभी मिस इंडिया के अंदर है, ऑल मिस आर इंडिया, ये पूरा मिस इंडिया के अंदर बैठा है, ऐसा कुछ है नहीं। ये वाला कंक्लूजन हो जाएगा बिल्कुल गलत। क्यों गलत होगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट के विरुद्ध जा रहा है, कथन के विरुद्ध जा रहा है, स्टेटमेंट को अपोज कर रहा है। स्टेटमेंट क्या कह रहा था, कोई भी मिस, कोई भी इंडिया मिस नहीं होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी मिस इंडिया होंगे, तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। सेकंड देखिए, सम वर्ड आर नॉट इंडिया, वर्ड का कुछ हिस्सा इंडिया में नहीं होगा। तो हम इधर देखिए आप ध्यान से, हमें पता है वर्ड और इंडिया के बीच में रिलेशन देखते हैं क्या क्या पता है हमें। एक तो ये पता है कि भाई कुछ इंडिया वर्ड जरूर होगा, कुछ वर्ड इंडिया जरूर होगा, ये वाला पार्ट दोनों सम का रिलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो वर्ड का पार्ट है ये इंडिया से क्या रिश्ता रखता है ये हमें नहीं पता, ठीक है। बट हमें ये पता है कि ये जो इंडिया है ना, इसका कुछ भी पार्ट इस मिस में नहीं होगा और मिस का कोई भी पार्ट इस इंडिया में नहीं होगा, स्टेटमेंट में दे रखा है। तो स्टूडेंट्स ये जो मिस है, ये पार्ट जो मिस वर्ड के साथ, ये मिस और ये वर्ड के दोनों ही सर्कल शेयर जो कर रहे हैं, मतलब कि कुछ मिस वर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो वर्ड का, ये वर्ड का भी पार्ट है ना, ये जो मैंने यहाँ पे कलर किया है, तो वर्ड का ये पार्ट कभी भी आपको इंडिया में नहीं दिखेगा। श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, 100% श्योरिटी के साथ, ठीक है। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये हो जाएगा बिल्कुल सही कि कुछ वर्ड इंडिया नहीं है। श्योरिटी के साथ कह सकते हैं क्योंकि कोई भी मिस इंडिया नहीं है, तो मिस ये वाला जो पार्ट है मिस का, ये भी कभी भी इंडिया में नहीं आएगा, और ये जो पार्ट है ये वर्ड का भी है। इट मीन्स वर्ड का ये पार्ट, कुछ पार्ट पक्का है जो इंडिया में कभी भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा, मीन्स इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोस, ओके, ठीक है। ये कीजिए, ब्लड रिलेशन के ऊपर एक छोटा सा पजल है। Okay, so A, B, C, D and E are 5 members in a family of 2 generation. 2 जनरेशन है, 5 members हैं। B is father of C, बनाते चलते हैं। C का फादर है B, तो B आएंगे ऊपर, प्लस होंगे फादर हैं तो इसके नीचे आ जाएंगे इस वाली जनरेशन में C। A is mother of D, अब क्योंकि 2 ही जनरेशन है, मतलब ये वाली होगी लाइन और ये वाली लाइन होगी, इसके ऊपर तो होगी नहीं। A इज मदर ऑफ D, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं A मदर है तो माइनस, किसकी मदर है, D की मदर है, तो इनके नीचे आ गए D। C एंड D आर सिबलिंग्स, अब जैसे इन्होंने बोला ना ये C D सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स को हम शो करते हैं हॉरिजॉन्टल डैश से। जैसे इन्होंने सिबलिंग्स बोला, इट मीन्स ये रियल भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन होंगे। अब इन्होंने यहाँ पे एक और बात बता दी है, ऑफ डिफरेंट जेंडर, मतलब अगर C फीमेल है तो D मेल होगा। E इज मैरिड टू C की मैरिज हो रखी है, तो एरो बना देंगे, कपल्स के लिए एरो बनाते हैं हम। E से मैरिड है C की। D इज अ मेल मेंबर, ओके, और D है मेल मेंबर, मतलब प्लस है। और इन्होंने क्या कहा था, C और D सिबलिंग्स हैं, बट इन दोनों के जेंडर अलग अलग हैं, तो D प्लस होगा, तो इसका ये जो C है ये क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे ही C माइनस हुआ तो C की जिससे शादी हुई होगी वो क्या हो जाएगा, मेल, तो मेल को हो जाए लिख देंगे प्लस, ओके। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। 5 मेंबर्स हो गए ना, देखिए 1 2 3 4 5। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू B, तो स्टूडेंट्स किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, B के संदर्भ में, ठीक है, तो देखते हैं। सो E B का क्या लगा, ये है हमारा B की जो बेटी है उनका हस्बैंड। सो
आपकी बेटी का हस्बैंड आपका क्या लगा, दामाद या फिर सन इन लॉ। सो ये सन इन लॉ है, ऑप्शन ई। 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डी। अब डी के संदर्भ में बताना है, ई डी का क्या लगा, तो देखते हैं। डी कहाँ है, ये है। ई कहाँ है, ये है। डी की बहन का पति, आपकी सिस्टर का हस्बैंड, आपका क्या लगा, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, देखते हैं ऑप्शन दे रखा है क्या। ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। सो ये अल्फा न्यूमेरिक अल्फा सीरीज है, नंबर्स तो नहीं है इसमें। सो करिए। Okay. If all the vowels are removed from the series, then which of the following will be 10th to the left of 16th from the left end? तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे, आप सबसे पहले तो बोलेंगे कि हम ये यू, ई, ए, आई, ये जो भी वॉवल्स हैं, ओ, इन सबको आप कैंसिल करेंगे और बोलेंगे ये सब हमने अब हटा दिए हैं। फिर आप काउंट करेंगे यहां से लेफ्ट से 16th तक, ठीक है, और फिर उसके लेफ्ट में जाएंगे कहीं और फिर 10th तक जाएंगे और फिर आप बताएंगे आपका आंसर। इतना करेंगे, इसमें सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसे आप ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है यदि सभी वॉवल्स को हटा दिया जाए ना इस सीरीज में से, तो बताइए कि जो लेफ्ट एंड से 16th एलिमेंट है, मतलब कि लेफ्ट से चलते हुए जो 16th एलिमेंट आपका आ रहा है, उसके लेफ्ट में 10th पे कौन सा एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, हम इसे जैसे मैंने अभी बताया वैसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये मैं यहाँ पे तो क्रॉस कर लूंगी इन्हें, बट क्या एग्जाम टाइम में आप अपनी स्क्रीन में कैसे क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है इसे। इसमें हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपने रैंकिंग एंड ऑर्डर पढ़ा होगा या फिर जो एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जब वो बोलता है ना आपको कि लेफ्ट एंड से लेफ्ट में 10th, मतलब कि लेफ्ट फिर से लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट यूज कर रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि उसने कहा है लेफ्ट से 16th के लेफ्ट में 10th, तो 16 माइनस 10 कर दीजिए, कितना आया 6, तो ये हो जाएगा 6th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। सो अगर यहां पे होता 8th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो आप क्या करते 10 माइनस 8, तो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। आया समझ। तो यहां पे क्या है 16 है और ये 10th है, 16 माइनस 10 क्या हो गया 6th, तो 6th फ्रॉम द लेफ्ट। अब 6th कौन सा लेटर होगा लेफ्ट से देखते हैं, बट एक बात और याद रखनी है कि अगर वॉवल आया तो उसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वॉवल हमें रिमूव करने थे। सो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए ये आए है वॉवल, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। 5, देखिए यू वॉवल है, इसे काउंट नहीं करेंगे। ई वॉवल है, इसे काउंट नहीं करेंगे। 6, सो आंसर हो जाएगा आर, ऑप्शन ए। ओके ओके, क्वेश्चन 15th कीजिए। ओ सॉरी, ये सेम है, ऐसा हम कर चुके हैं, आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। सो पजल है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस की है, करिए।
ओके तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर मैं जितना टाइम दे रही हूँ उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ पॉज कीजिएगा और अपना पहले सॉल्यूशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप अप्रोच देखेंगे। ओके अच्छा, और ये ट्रेंडिंग है, ये सारी क्वेश्चंस, ये आए हुए क्वेश्चंस है, मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो सभी प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। A certain number of persons are sitting in the row facing in the north direction. कुछ लोग, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर दिशा में देख रहे हैं। अब कितने व्यक्ति हैं वो हमें नहीं पता, पर कुछ हैं। 4 persons sit between P and Q. अब जैसे ही इन्होंने बोला P और Q के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, ये ही बना देंगे। सो अगर P ये है 1 2 3 4, तो Q यहाँ आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि Q के राइट में P बैठा हो, है ना, तो Q एक बार पहले लिख देंगे और 1 2 3 4 P आ जाएगा यहाँ। सभी नॉर्थ में देख रहे हैं, ये सब एरोज ऊपर की साइड होंगे, ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। ये सभी नॉर्थ में देख रहे हैं, इसका मतलब आपका जो लेफ्ट और राइट है ना, एग्जैक्टली वही होगा इनका लेफ्ट राइट, ठीक है। S सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q है ना, दोनों में, दोनों केसेस में दिख रहा है। Q के लेफ्ट से सेकंड पे S है, तो Q का लेफ्ट जाएगा इस साइड, 1 2 S आ जाएगा यहाँ। यहाँ पे Q का लेफ्ट कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इस साइड ही जाएगा लेफ्ट, तो 1 2, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी प्लेस वैसे वैसे हम बढ़ाते जाएंगे सीट्स। ओके, यहाँ पे क्या आएगा S। There are as many persons sit between Q and S as sit between R and Q. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह रहे हैं जितने लोग Q और S के बीच में बैठेंगे ना, उतने ही लोग Q और R के बीच में बैठेंगे। तो देखिए Q और S के बीच में यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, तो Q और R के बीच में भी एक ही व्यक्ति बैठेगा और R आ जाएगा इसके इस साइड, R आ गया ये एक व्यक्ति। नीचे वाले में देखिए Q और S के बीच में 1 पर्सन है, तो Q और R के बीच में भी 1 पर्सन हो जाएगा। देखिए ये 1 पर्सन छोड़ के R आ गया। 6 पर्सन सिट बिटवीन R एंड V। R और V के बीच में, अब देखिए R तो हमें पता है, R फर्स्ट केस में और सेकंड केस में यहाँ पे है, फर्स्ट केस में R यहाँ पे है, बट V इसके लेफ्ट में जाएगा या राइट में वो हमें नहीं पता। अगर मैं वो अभी कंसीडर कर लूंगी तो मुझे 2 और डायग्राम बनाने पड़ जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करती हूँ, इस चीज को साइड में नोट कर लेती हूँ, जैसे ही समय आएगा हम इसे यूज कर लेंगे। तो R और V के बीच में कुल 6 व्यक्ति बैठे हैं, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। V sits third from one of the extreme ends. V की पोजीशन भी बता रहे हैं कि V किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठेगा, ठीक है, या तो राइट से या फिर लेफ्ट से। आगे देखते हैं। S sits to the left of V. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इन्होंने जैसे ही बताया ना कि S V के लेफ्ट में बैठेगा, तो स्टूडेंट्स ये जो S यहाँ पे है फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में S यहाँ पे है, अब ये V के लेफ्ट में कब आएगा, इसका मतलब जो V होगा S के इसी साइड होगा, S के राइट में ही कहीं बैठेगा, क्योंकि S V के लेफ्ट में है तो V ऑब्वियस सी बात है S के कहीं राइट में ही होगा। यहाँ पे भी नीचे वाले में भी S के राइट में ही होगा। अब देखिए R, अगर मैं इस साइड देखूं R के 1 2 3 4 5 6, तो V यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी P है, यहाँ पे तो V वैसे भी नहीं आ पाएगा। पर वैसे भी अगर मैं देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे V को बिठा भी देती तो देखिए S के लेफ्ट में, S V के राइट में आ जाता, जबकि इन्होंने क्या बोला है, S V के लेफ्ट में आना चाहिए, तो इट मीन्स R के इधर ही राइट साइड में आएगा V। सो 1 2 3 4 5 6 एंड ये आ गया V। ओके, नीचे वाले में भी ऐसे ही होगा। अगर मैं R के इस साइड जाऊंगी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर मैं V को रखती हूँ तो S V के राइट में आ जाएगा, जबकि S V के लेफ्ट में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो R के राइट में देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया V। तो अब देखिए S V के लेफ्ट में आ रहा है और यहाँ पे फर्स्ट वाले में भी S V के लेफ्ट में आ रहा है।
ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के बारे में एक और बात बोली है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट से सेकंड पे, तो वी का लेफ्ट कहाँ जाएगा, इस साइड ही जाएगा, 1 2, यहाँ पे आ गया डब्ल्यू। नीचे वाले में देखिए वी का लेफ्ट इधर होगा, 1 2, यहाँ पे आ गया डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, बोल रहे थे एक व्यक्ति है टी और डब्ल्यू के बीच में, तो यहाँ पे वी और डब्ल्यू यहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है टी कहाँ होगा, सॉरी ओनली वन पर्सन इज बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच में बस एक ही पर्सन होगा। तो देखिए डब्ल्यू के अगर मैं राइट में देखूं तो 1 छोड़ के वी है, तो ऑब्वियस सी बात है डब्ल्यू के लेफ्ट में ही कहीं टी होगा, तो 1 छोड़ के यहाँ पे आ गया टी। नीचे वाले में देखिए डब्ल्यू यहाँ है, अगर एक छोड़ के यहाँ देखूं तो यहाँ पे तो वी बैठा है ऑलरेडी, और एक छोड़ के अगर मैं डब्ल्यू के लेफ्ट में देखती हूँ तो एक छोड़ के यहाँ पे बैठा है पी, मतलब यहाँ पे तो टी की जगह ही नहीं बन रही। इट मीन्स ये जो सेकेंड केस है ये हो जाएगा कैंसल, ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है इस वाले पॉइंट को। सो फर्स्ट से ही हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसने एक और बात कही थी स्टूडेंट्स यहाँ पे, दैट जो v है ना वो किसी भी एक अंतिम छोर से, किसी भी एक एंड पॉइंट से थर्ड पोजीशन पर है। तो देखिए अगर लेफ्ट साइड से देखूं तो v तो बहुत आगे निकल गया, तो ऑब्वियस सी बात है राइट साइड से ये थर्ड पे होगा। सो 1 2, अब देखिए 1 2 और ये थर्ड पे आ गया v, मतलब ये जो है ये एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है ये वाला पर्सन। सो अब इसके ये जो है ना ये एक्सट्रीम राइट एंड पे आ गया ये वाला पर्सन, अब इसके राइट में तो कोई भी नहीं बैठेगा। अगर आपको सीट बढ़ानी होगी ना तो पी के इसी साइड बढ़ा सकते हैं। There are as many persons sit to the right of V, जितने लोग V के राइट में, तो V के राइट में कितने लोग, 2 लोग, उतने ही लोग as sits to the left of P, उतने ही लोग P के लेफ्ट में बैठेंगे, तो P का लेफ्ट जाएगा इस साइड, सो P के लेफ्ट में भी 2 ही लोग बैठेंगे। ठीक है, तो हमें ये पहला जो पर्सन होगा लेफ्ट एंड से, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे जो पर्सन होगा वो होगा ये। अब हमारी पजल बन गई है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। What is the position of Q with respect to P? P के संदर्भ में Q कहाँ है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, P के रिस्पेक्ट में। देखते हैं P है यहाँ, Q है यहाँ, P के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5, P के राइट से 5th पे, सो 5th to the right of P, 5th to the right, option A is correct. What is the maximum number of persons sitting in the row? मैक्सिमम कितने लोग बैठे हैं रो में, तो हमें दिख रहा है, चलिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 पर्सन्स है इस रो में। सो ऑप्शन सी इज राइट। इफ K sits exactly in between Q and R, Q और R के एकदम बीच में अगर K बैठता है तो बताइए K और W के बीच कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स Q है ये, R है ये, Q और R के एकदम बीच में अगर K बैठ जाए तो ये पूछ रहे हैं कि K और W, W कहाँ है यहाँ पे, K और W के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 5 persons are there. So option B is correct. Question number 19. The number of persons sit between P and S is same as the number of persons sit between R and, तो P और S के बीच कितने व्यक्ति हैं गिन लेते हैं। P ये है, S ये है, सो 1 2, 2 पर्सन्स है, तो R और 1 2, R और T के बीच भी